सर्वप्रथम मैं प्रभुपाद को नमन करता हूँ। प्रभुपाद द्वारा स्थापित इस्कॉन की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जी को हृदय से नमन करता हूँ। उनकी प्रेरणा से उनके शिष्यों द्वारा चलाए जा रहे भक्ति वेदांत से और उनके कॉन्फ्रेंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसमें मैं अक्सर अपना व्याख्यान देता रहता हूँ। तो इस प्रक्रिया में मैंने बहुत कुछ सीखा और जो कुछ सीखा उसी का एक अंश मैं आज यहाँ प्रस्तुत करूँगा। तो भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जी को हृदय से नमन और उनके सभी शिष्यों को कोटि कोटि प्रणाम। एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है कि हम लोग किसी विषय को कैसे सीखते हैं। तो अगर हम लोग अपने प्रारंभिक जीवन को देखें तो सबसे पहले हमारे माता पिता और अध्यापक गण लोग हमें कुछ शब्द सिखाते हैं, जैसे काका काका, ABCD, कैट, रैट, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, रंग, लाल, हरा, नीला, पीला आदि। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक तरह से याद कर लेते हैं, पहचानने लग जाते हैं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये लाल रंग है, हरा रंग है आदि। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग संख्या सीखते हैं, उसमें जोड़ घटाना सीखते हैं, गुणा भाग सीखते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम देखेंगे दो चीजें हो रही हैं। एक कि हम किसी चीज को याद कर रहे हैं और दूसरा जो तर्क से समझने की कोशिश भी करना शुरू कर देते हैं बाद में। ये प्रोसेस आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कंप्यूटर जैसा है कि उसकी मेमोरी में आप कुछ डाल रहे हैं और कुछ लॉजिक डाल रहे हैं। तो ये जो लॉजिक हम लोग डाल रहे हैं वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जैसी ही है, उससे काफी मिलती जुलती है। इस लॉजिक में हम देखते हैं कि हम नियम का उपयोग करते हैं। नियम हम लोग ले लेते हैं जहाँ जिसने भी बनाया है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ, उसको ले लिया और उसके बाद हमने उसको समझा और विभिन्न प्रॉब्लम्स में उसको अप्लाई किया। रिजल्ट सही आ गए तो हमारे अध्यापकों ने कहा कि तुमने इस नियम को ठीक ढंग से समझ लिया, इस लॉ को ठीक ढंग से समझ लिया। अब ये नियम आप देखिएगा तो कैसे बन रहे हैं एक प्रश्न है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि ये नियम सब जगह अप्लाई हो रहे हैं। संगीत के अपने नियम है, विज्ञान के अपने नियम है, मनोविज्ञान के अपने नियम है, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं तो उसके अपने नियम है। और जहां भी समझना होता है उन सभी जगह हम लोग इन नियम का उपयोग ही करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम संगीत को लें तो संगीत में A.R. रहमान नियम को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो संगीत को समझ सकते हैं, उसको अच्छे से बना सकते हैं। यदि हम नियम नहीं जानते तो हम ठीक ढंग से समझ नहीं सकते और कुछ नया बना नहीं सकते। तो नियम बहुत महत्वपूर्ण है और समझने के लिए नियम ही सब कुछ है। उदाहरण के लिए अगर आप गणित में देखें तो अगर रियल नंबर है या इंटीजर नंबर है तो 1 + 1 = 2 हो जाता है। और दूसरी फील्ड अगर Z2 को देखें तो 1 + 1 = 0 हो जाता है।
अब ये दोनों कैसे हो गया, 1 + 1 = 2 हो गया, 1 + 1 = 0 भी हो गया। एक में फील्ड रियल नंबर है, दूसरे में फील्ड Z2 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो नियम बन रहे हैं वो किसी फील्ड, किसी स्पेस पे निर्भर कर रहे हैं। वो हमारे साधारण एग्जाम्पल से नहीं बन रहे। साधारण एग्जाम्पल थोड़ी मदद करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज हो जाती है कि प्रॉपर फील्ड का डेवलप होना, स्पेस का डेवलप होना। तो नियम अगर हमारे पास ठीक हैं तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कंप्यूटर पूरा किसी रूल्स, किसी नियम से ही चलते हैं, लेकिन कंप्यूटर और मनुष्य में फर्क होता है। कंप्यूटर में सिर्फ एक तरह से उसकी प्रोसेसिंग पावर होती है, मेमोरी होती है, प्रोसेसिंग होती है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि में उसका मन और अहंकार भी होता है, बुद्धि भी होती है। बुद्धि एक तरह से प्रोसेसर आप कह सकते हैं, मेमोरी कह सकते हैं, और उसके अलावा दो ऑपरेटर और हो गए, मन और अहंकार। ये मन और अहंकार क्या है? मन इच्छाएं करती है, हमको खेलना है, हमको अच्छा खाना है, ये सब मन की आवश्यकता है, वो डिमांड करता है। और अहंकार जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, जो है उसको बना के रखना चाहते हैं, ये सब अहंकार करता है। तो अब हमारे जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसमें मन और अहंकार भी है, बुद्धि के साथ साथ। बुद्धि हमेशा मन और अहंकार के लिए कार्य करती रहती है। हमको अगर कुछ अच्छा खाना है तो उसके लिए हमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, बुद्धि उसमें सहयोग देगा, तब हम मेहनत कर पाएंगे, और उसके बाद हम जो चाहता है, मन चाहता है, वो पूरा हो पाएगा। तो मन और अहंकार के लिए बुद्धि काम करती रहती है, क्योंकि हर एक की इच्छाएं अलग होती हैं, इसलिए ये समस्याएं बहुत जटिल हो जाती हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये हर व्यक्ति का मन, बुद्धि, अहंकार अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। किसी दो व्यक्ति की इच्छाएं या मन, बुद्धि, अहंकार एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारी जो समस्याएं हैं बहुत जटिल हो जाती है, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार से, कंप्यूटर से भी ज़्यादा जटिल हो जाती है। अब किसी जटिल समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं? हम हमेशा कुछ मॉडल बनाते हैं। कोई भी एक जटिल समस्या है तो उसके लिए मॉडल बनाएंगे, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, या कोई भी विषय ले लीजिए। अगर समस्या जटिल है तो उसको किसी तरह का मॉडल से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो समस्या है इस मॉडल के अनुसार काम कर रही है। ये धर्म और रिलीजन भी मॉडल ही है। मैं धर्म और रिलीजन को मॉडल ही मानता हूँ, क्योंकि हमारी समस्या बहुत जटिल है, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार की समस्या बहुत जटिल है, इसलिए हमको एक बहुत जटिल मॉडल की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि धर्म और रिलीजन दोनों अलग हैं। मैं फिर से कहूँगा कि धर्म और रिलीजन दोनों अलग हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में मुख्यतः चेतना के विकास की बात होती है कि ये हमारी चेतना है और हम इसको कैसे, इसका विकास करें। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन अगर हम ABC मान लें तो ये सभी रिलीजन, ए कहेगा कि जो ए को मानते हैं वही स्वर्ग जाएंगे, जो बी वाले कहेंगे कि जो बी को मानते हैं वही स्वर्ग जाएंगे। धर्म कहता है कि धर्म में यदि हम का, खा, गा धर्म कहें तो का कहेगा कि ठीक है, हम चेतना का विकास इस ढंग से करते हैं, हमारी ये मान्यता है। ख
खा कहेगा कि हम चेतना का विकास इस ढंग से करते हैं, हमारी ये मान्यता है। गा का, लेकिन ये सभी चेतना के विकास की बात करते हैं, क्योंकि ये कर्म फल की बात करते हैं। ये नहीं कहते कि तुम का को मानोगे तो स्वर्ग जाओगे, तो खा को मानोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे, ऐसा नहीं है। वो सब कर्मफल, इनके लिए कर्मफल ही सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से धर्म और रिलीजन के अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। अब हम दो धर्म लेते हैं जो प्रमुख धर्म है, एक जैन धर्म और फिर बौद्ध धर्म। जैन धर्म देखिएगा, तीन चीजों को उन्होंने महत्व दिया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ या परसेप्शन। सम्यक ज्ञान आप समझ सकते हैं, सम्यक चरित्र भी आप समझ सकते हैं। तो जैन दर्शन ने कहा कि जिसमें ये तीन चीजें सही हैं वो आगे जा सकता है। बौद्ध को भी हम इसी अनुसार कह सकते हैं। उनका मानना है सम्यक दृष्टि या व्यू, सम्यक संकल्प और सम्यक सति या माइंडफुलनेस। तो ये दोनों ही दर्शन में आप देखिएगा कि तब को महत्व दिया जा रहा है। जैसे सम्यक सती, जैन धर्म तो तब के लिए बहुत जाना जाता है। बौद्ध धर्म में भी सम्यक सती मतलब राइट माइंडफुलनेस, ये भी एक तरह का तप ही है। अब हम यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि जब हम चेतना के विकास की बात करते हैं तो हमारी चेतना अभी इस लोक में सिर्फ 4 चीजों में सुख पाती है ज्यादा: ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। मृत्यु लोक है उसमें उसको 4 चीजों में ही सुख मिलता है: ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो ये जो दर्शन है ये कहते हैं कि इन चारों जो सुख है ना, उससे अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। और इसके लिए वो तप करने की कहते हैं। तप करने की जो मैंने बताया कि जैन धर्म की अपनी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बौद्ध धर्म की अपनी प्रोसेस और प्रक्रिया है। और ये सभी आपको जो 4 प्रकार का जो सुख है उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। इससे कहते हैं कि ठीक है। और जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तभी हम हाई डायमेंशन स्पेस में चले जाते हैं, चीज़ों को और अच्छे ढंग से रियलाइज कर सकते हैं। तप में बहुत तरह से किया जा सकता है। जैसे अहिंसा भी तप है, युद्ध भूमि में पराक्रम भी तप है, ज्ञान अर्जन भी तप है। ये सभी तप है। ये तो आपको आपकी चेतना को ऊपर उठाते हैं। अब मैं अपना मॉडल प्रस्तुत करना चाहूँगा कि मेरा मॉडल है वो तप के लिए नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि तुम तप करो, तप तो बात की विषय है, तप कैसे करोगे वो बात की विषय है। अभी हम जो 3 मुख्य बिंदुओं पर कहना चाहेंगे वो है एक सम्यक आरंभ, यानी कि यदि आपका आरंभ सही ढंग से हुआ है तो आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। बहुत खराब आरंभ हुआ है तो मुश्किल होगी। जैसे शतरंज के खेल में आपने आरंभ अगर ओपनिंग अगर खराब कर दी तो हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा है सम्यक दर्शन। अगर आपकी फिलॉसफी या दर्शन गलत है तो उसके परिणाम बहुत भयावह होते हैं।
जहाँ भी दर्शन में अगर कमी है, इसकी कमी को समझना मुश्किल बहुत है, और इसकी वजह से इसके जो बुरे परिणाम आते हैं उनको समझना और भी मुश्किल हो जाता है। सो सम्यक दर्शन का होना बहुत आवश्यक है। दर्शन अर्थात बहुत सारे अनुभवी लोगों ने अपने विचार उसमें प्रकट किए हों और उनके अनुसार आप चल सकें, उसको मैं सम्यक दर्शन। चेस में जो मिडिल गेम होता है, क्योंकि हमारा दिमाग सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकता कंप्यूटर की तरह, तो उसकी एक अपनी फिलॉसफी डेवलप हो जाती है कि कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, एक जनरल फिलॉसफी होती है। उसी तरह जीवन में भी हमेशा हर चीज़ को हम समझ नहीं सकते, तो एक दर्शन के अनुसार हम चलते हैं। अगर वो दर्शन में अगर कमियां हैं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तीसरा है सम्यक विश्लेषण। आप किसी स्थिति में हैं और उस स्थिति को आप ठीक ढंग से एनालाइज करके अगर अपना अगला कदम उठाते हैं, अगर ठीक ढंग से उसका विश्लेषण करके अपना कदम उठाते हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जैसे शतरंज में भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है और आप विनिंग पोजीशन में हैं और विनिंग पोजीशन का आपने फ़ायदा नहीं लिया तो आप हार जाएंगे, खेल कुछ नहीं होगा। और विनिंग पोजीशन को समझना जरूरी है, उसी को हम कह रहे हैं सम्यक विश्लेषण। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई तब की बात नहीं किया है। तब आप किसी तरह से आप कर सकते हैं, आप अपने आदर्श चरित्र का अनुसरण करके तब कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसे। तब के बहुत से तरीके हैं, विधि हैं। अब मैं सम्यक दर्शन पे थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से चीज़ों को कैसे समझना चाहिए, जो मैंने मैथमेटिक्स से समझा। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम ब्रह्म को एक टेंसर की तरह देखते हैं, टेंसर जो इनवेरिएंट होता है। और हम लोग टेंसर के प्रोजेक्शन हैं। अब टेंसर के जो प्रोजेक्शन है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है। तो हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या है? हमारे कर्म के सिद्धांत। यानी कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी चेतना अच्छी जगह जाएगी, हो सकता है कि हम अच्छी पोजीशन पे आ जाएं, हम साधु बन जाएं। अगर हम खराब कर्म करेंगे तो हमें पशु योनि में जाना पड़ेगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है। तो टेंसर में भी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है। अब आमतौर पे टेंसर जो हम लोग पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग में, वो रियल नंबर के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा और आगे जाना चाहेंगे और टोपोलॉजिकल स्पेस में टेंसर की बात करेंगे कि टोपोलॉजिकल स्पेस से में हमें टेंसर की आवश्यकता है। यहाँ सिर्फ रियल नंबर्स से काम नहीं चलेगा। और टोपोलॉजिकल स्पेस में टेंसर की जब हम बात करें तो हमें फिर एक्सियम्स की जरूरत पड़ेगी और सेट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम प्रॉपर एक्सियम से, प्रॉपर सेट फॉर्मेशन से, प्रॉपर टोपोलॉजिकल स्पेस से अगर हम टेंसर बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी ही बात होगी जैसे कि आप ब्रह्म को मैथमेटिक्स से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक जरूरी प्रयास है। इस दिशा में जो भी लोग मैथमेटिक्स में काम कर रहे हैं उनको कुछ सहयोग करना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, तो मुझे अपनी सीमाएं दिख रही हैं। जहाँ तक ये तो हो गया एक तर्क से हम हायर डायमेंशन में जाने की बात, और एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकल में कैसे हायर डायमेंशन में जाया जाए। तो उसके लिए भगवद गीता का एक श्लोक है जो 4थे अध्याय का 34वां श्लोक,
उसको मैं पढ़ूंगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। इसका अर्थ है उस ज्ञान की तू सीख, उस ज्ञान को तू सीख। ये तत्वदर्शी यानी दंडवत प्रणाम करने से, प्रश्न करने से और सेवा करने से तुझे उसका उपदेश करेंगे। ये तत्वज्ञानी दंडवत प्रणाम करने से, प्रश्न करने से और सेवा करने से तुझे उसका उपदेश करेंगे। तो जो तत्वज्ञानी है, यदि हम उनके पास जाएं तो हमें हायर डायमेंशन की अनुभूति हो सकती है। ऐसे तत्वज्ञानी हैं। हम लोग तो सिर्फ जो मैंने गणित पढ़ी है उसी के आधार से कुछ समझना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग आपको पढ़े लिखे नहीं लगेंगे, लेकिन उनके पास हायर डायमेंशन का अनुभव होगा, वो आपको सही मार्गदर्शन कर सकेंगे।